Okay, so hi everyone. I hope you all are doing well. I know the exams are just around the corner and you all are very scared and बहुत जन पैनिक कर रहे होंगे कि मैम कैसे रिवीजन करेंगे कैसे क्या करना है एग्ज़ाम की पहले क्या करें. सो गाइस सी, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो हो गया है. पढ़ाई आपने जो भी किया है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अभी एग्ज़ाम के जस्ट पहले अगर आप स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे ना, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना दैट विल बी ऑफ नो यूज़ एट ऑल. ओके, सो आई जस्ट हेल्प यू अ बिट वेर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. ओके, सो you guys have four subject. I'll just straight away because I know during exams you don't have time to watch videos at a stretch, so I'll just straight away come to the point. You have four subjects. Okay, you have four subjects, you all know that. And इस subject में आपका accounts है, right? Then you have your law and BCR, and then you have your economics and no, you have maths and then you have economics, sorry. Okay, so then you have your maths and then you have your eco and BCK, right? So accounts और law BCR ये आपका written आता है. As you all know, this is a written detailed paper, descriptive paper आता है and ये आपका MCQ आता है. You all know this, okay? But the most important thing is how you plan your revision thing. How do you plan it? सी, अकाउंट्स के पहले आई नो यू ऑल आर थिंकिंग कि अकाउंट्स एक हफ्ते पहले से स्टार्ट कर लेंगे एंड वी विल जस्ट प्रैक्टिस इन एवरीथिंग और हम कर लेंगे, बट उसमें भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए. यू नीड टू नो विच सब्जेक्ट्स यू नीड टू स्टडी एंड विच चैप्टर्स यू नीड टू फोकस, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम आप जो रिवाइज करोगे ना वही आपको हेल्प करेगा टू अटेन मार्क्स. तो मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंट्स में आपके तीन चैप्टर्स है. एक है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स. I'm sorry for my handwriting, okay, just ignore this. Partnership account, then you have your company's account, and then you have your final accounts, right? ये आपके सबसे ज़्यादा important chapters है. इसमें से around आपके 60 marks आ जाते हैं. Are you getting my point? ये आपके इतने इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप प्रिपेयर करने बैठो मेक श्योर करो कि इन तीनों चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करो. आप अपने बेसिक्स अच्छे से करो. आप अपने आपको और सीए आपका क्लास 12 का एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ पे आपको बस आता है, आपने रट लिया है, आपने मगअप कर लिया है और आप उसको उतार के आ जाओगे पेपर. सीए के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वो ये देखते हैं, एग्जामिनर आपका ये चेक करता है कि इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विथ योर कॉन्सेप्ट्स और नॉट. ओके, सो मेक श्योर वट एवर यू स्टडी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विथ योर कॉन्सेप्ट. ओके, सो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आप सबको 100 मार्क्स पूरे कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हो. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर पैनिकिंग, मेक श्योर दैट 70 मार्क्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. आप 100 मार्क्स के लिए जाओ ही मत, आप 70 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो. सी, दिस इज़ कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू. आपको जैसे करना आप कर सकते हो. आप 100 मार्क्स के लिए अगर, लेकिन एग्ज़ाम के पहले अगर आप पैनिक हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चैप्टर्स मेरे रह गए हैं, है ना, होता है कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाते हो या आपके चैप्टर्स रह जाते हैं या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप सब करने के चक्कर में आप कोई भी एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो. सो आई विल सजेस्ट यू कि मेक श्योर करो कि एटलीस्ट 70 मार्क्स, एटलीस्ट आपका जो 70 मार्क्स है वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एटलीस्ट आपका 70 मार्क्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. सॉरी. तो आप 70 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर करो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों चैप्टर में फोकस करेंगे हम. मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाती हूँ ऑन यूट्यूब, मतलब बेसिकली आई टीच फेस टू फेस ओनली. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन योर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ठीक है. बट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई सब्जेक्ट विच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आई नो अगर आपने मेरे क्लासेस फॉलो करे हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे. नेक्स्ट इज़ योर लॉ एंड BCR, ठीक है ना. लॉ में मैंने आपको बताया है हाउ यू आर सपोज टू राइट योर आंसर्स. लॉ पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर आप यहाँ पे आपको रूल्स, आपको कंसेप्ट, आपको बेसिक प्रोविजंस नहीं पता होंगे तो आप मिस्टेक करके आओगे, ये श्योर है. तो लॉ में आपको क्या करना है, आपको करना है कंपनीज एक्ट, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है और एक पार्टनरशिप एक्ट करना है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक है आपका पार्टनरशिप एक्ट.
ये तीनों चैप्टर मिला के आपका काफ़ी सारा वेटेज होता है। देन यू हैव LLP। LLP इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, लेकिन फिर भी इसमें से 5 मार्क्स आते हैं। एवरी टर्म दे गिव यू 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, सो आप इसको आराम से कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 10 मार्क्स का आपको बहुत ईजिली 10 मार्क्स में कंपनीज एक्ट में सिर्फ फ्यू टॉपिक्स है जो अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है, उसके रूल्स अच्छे से समझ आ जाते हैं, उसके प्रोविजंस अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर करना कि आप ये सारे चैप्टर्स छोड़ के न जाओ और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं आपको फोकस पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे, आपको करना तो सब कुछ है, बट वॉट यू नीड टू फोकस ऑन मोस्टली। नेक्स्ट चीज, हाउ यू आर सपोज टू राइट योर आंसर इन लॉ। लॉ में आप आंसर कैसे लिखते हो, प्लीज यहां देखना। लॉ में आपको आंसर कैसे लिखना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लॉ में मैंने आपको बताया है कि अगर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है तो आपको हमेशा मेरा मेथड फॉलो करना है, विच माई स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड दे हैव स्कोर्ड अमेजिंगली वेल इन लॉ। ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आपको क्या करना है, आपको एक फैक्ट दिया जाएगा, उस फैक्ट पे आपको क्या करना है, अपना कंक्लूजन देना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द एक्ट। ये आपका क्वेश्चन होता है। सो हाउ यू आर सपोज टू आंसर, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू राइट इज द फैक्ट। You will give this fact, you will write your answer and then you will give the fact here. fact में आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जैसे A and B है, उन्होंने ऐसा कर दिया तो आपको ऐसा करना है। मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाया है, आई होप यू ऑल नो। तो आपको फैक्ट लिखना है। देन यू आर सपोज टू राइट योर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हो गया कि आपके अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन, जैसे कि एज पर द प्रोविजन, आप कैसे स्टार्ट करोगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ, suppose for example I am talking about ultra vires of the memorandum, ultra vires of the object, so मैं क्या लिखूंगी, as per the provision of the companies act the ultra vires of the object cannot be ratified. remember हमने ये किया है, the ultra vires of the object cannot be ratified। फिर आप उसमें प्रोविजन दोगे कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट? आपने एनालिसिस दे दिया, फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कि ए ने जो गलती करी है दैट इज वॉइड, ए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, और एज पर द एनालिसिस एंड एज पर द गिवन अबव प्रोविजंस गिवन अबव, ए ये काम नहीं कर सकता। मतलब आप अपना जजमेंट यहाँ पे बेसिकली दोगे। तो ये जो 3 आपका जो पैराग्राफ्स है ये आपको बना के आने हैं, फैक्ट, एनालिसिस और कंक्लूजन का। आपको कंप्लीट अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो लॉ के आंसर्स जो भी केस स्टडी बेसिस पे होंगे वो आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। मेक श्योर करना कि आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करो। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम 2 मार्क्स का भी केस स्टडी आता है तो उसमें क्या करेंगे। तो बच्चा 2 मार्क्स में अगर आता है ना तो आपको एनालिसिस देना है कि एज पर द एनालिसिस से आप स्टार्ट करोगे और एनालिसिस के अंदर ही आप फैक्ट को जोड़ दोगे और फिर आप अपना कंक्लूजन दे दोगे। बात समझ में आ गई। लेकिन उसमें भी आपको अच्छे से प्रोविजंस लिखने हैं, और अगर आपको सेक्शन याद हो लॉ में तो ही आप सेक्शन नंबर लिख के आना। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, इफ यू हैव इवन 1% डाउट विद द सेक्शन नंबर इन योर लॉ आंसर्स, do not give your section number in the question, because the examiner will not even read the answer ahead. अगर उसको रॉन्ग सेक्शन दिख जाता है, he will straight away cancel your answer. Are you getting my point? So do not give the wrong सेक्शन। अगर आपको सेक्शंस याद नहीं रहते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे भी याद नहीं रहते थे। आप क्या करोगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिखोगे, जो भी एक्ट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिख दोगे। बात समझ में आ गई। या एज पर द रीसेंट केस स्टडी, एज पर द केस स्टडी ऑफ दिनशॉ मानिक जी एंड पेटिट, ऐसे करके आप अपना आंसर लिखोगे, ठीक है ना। कि अगर सेक्शंस पे वो नहीं है, आपका ग्रिप नहीं है, डोंट वरी, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, मार्क्स मिलते हैं फिर भी। नाउ सेकेंड, द नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका सेक्शंस हो गया, जैसे कि आपके एक्ट्स हो गए, जैसे आपका जो जजमेंट है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके आओगे। जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपके एग्जामिनर को ना हेल्प करता है नॉट टू रीड द कंप्लीट आंसर। वो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखेगा और उसको समझ आ जाएगा कि आपने आंसर करेक्ट किया है और आपको बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिखोगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो।
चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, बीसीआर बताया, राइट। ये बीसीआर में क्या करना है आपको, बीसीआर में बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। बीसीआर में हम लोग मूव करते हैं कि बीसीआर में करना क्या है। बीसीआर में जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि आपके आपके सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि बीसीआर में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपका एक नोट मेकिंग है और एक कॉम्प्रीहेंशन है। ये आपका 5 मार्क का आता है, ये आपका 5 मार्क का आता है। इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और आपको करना है। नोट मेकिंग इज़ वेरी सिंपल, मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया है हाउ टू राइट अ नोट, तो आप उसको देख लेना और यू कैन ईजिली डू योर नोट मेकिंग। देन आई टोल्ड यू कि ग्रामर पोर्शन से आपका 10 मार्क्स आता है। ग्रामर पोर्शंस मैंने आपको इतने अच्छे से करवाया है विद सो मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू कैन नॉट बी रॉन्ग विद दिस, यू कैन नॉट बी रॉन्ग विद दिस। सो मेक श्योर करना कि यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स विथ योर ग्रामर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपका अराउंड 3 मार्क्स आएगा। तो वोकैबुलरी लेकिन आपके वो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से देंगे एंड आपको ऑप्शंस देंगे। तो मैंने आपको जैसे सिखाया है कि नेगेटिव ऑप्शंस को डिलीट करके पॉजिटिव में जाना है, उस तरीके से आप ऑप्शन चूजिंग कर सकते हो। आप अपना सेंटेंसेस को पढ़ के आप उसमें से मीनिंग निकाल के आप उसका वोकैबुलरी के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको वोकैबुलरी को अटेम्प्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर आर्टिकल राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, देन यू हैव रिपोर्ट राइटिंग, देन यू हैव मेमोज, देन यू हैव मीटिंग्स। ये सारे चैप्टर्स जो है जो बेसिक राइटिंग स्किल्स में है, इन चैप्टर्स में आपके 10 मार्क्स आएंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऐसा रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग आता है जो आपके फैक्ट पे बेसिस होता है, फैक्ट मतलब कि रीसेंट टॉपिक पे बेस्ड होता है, जो जिसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो प्लीज़ अपने मन पसंद का बना के मत आना। आप उसको छोड़ देना उस वाले पॉइंट, उस वाले क्वेश्चन को, और आप नेक्स्ट ऑप्शन को, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, राइट, सो आप नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करना। डू नॉट अटेम्प्ट a question which is based on the facts, real facts and real टॉपिक विच इज़ रिसेंटली गोइंग ऑन। ऐसा मत करना बिकॉज आपको मार्क्स नहीं देंगे। सो अगर आप 100% श्योर हो विद द आर्टिकल एंड रिपोर्ट तभी आप अटेम्प्ट करना, नहीं तो यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट द अदर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बाकी सारा फॉर्मैट्स मैंने आपको करवाया है, उस फॉर्मैट्स को फॉलो करोगे और आप अपने अपने आंसर्स लिखोगे। इट्स वेरी सिंपल। तो बीसीआर देखो 60 मार्क्स आपका लॉ आता है, 40 मार्क्स बीसीआर है। अगर आपने बीसीआर में अच्छा स्कोर कर लिया तो लॉ में गलतियां करने की गुंजाइश होती है, राइट। तो बीसीआर को इतना पक्का कर लो कि आराम से आपको 60 मिल जाए 100 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। ये बीसीआर देख के आपका लॉ को ईजी कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन अहेड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ योर मैथ्स। नाउ मैथ्स में सिंस आई डू नॉट टीच मैथ्स, आई विल जस्ट हेल्प यू विथ वन थिंग। मैथ्स में बेसिकली आपका होता क्या है, आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से है। प्रॉपर मैथमेटिक्स जो है, जो प्रॉपर मैथमेटिक्स है वो आपके 40 मार्क्स आते हैं। फिर आपकी रीजनिंग आता है 20 मार्क का, एंड देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स ऑफ 40 मार्क्स, राइट। सो अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम भी है ना, बट स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू गेन मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। रीजनिंग इज़ वेरी ईजी, आपको 20 में आराम से 18 आप स्कोर कर सकते हो, 18 या 15 आप स्कोर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ईजी है, अगर आप उसको अटेंशन से मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आप 40 मार्क्स में भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा चीज़ आपका अच्छा है जो आपको करना है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी आपका कुछ एक ऐसा पोर्शन होगा, अराउंड 20 मार्क्स मान लेते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। नाउ लेट्स कम टू द मैथ्स पोर्शन। मैथ्स पोर्शन में मैं आपको 3 चैप्टर बताती हूँ जो आप छोड़ के मत जाना, जो आप प्रिपेयर करो अच्छे से, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकोगे। 25 मार्क्स अराउंड इन तीनों चैप्टर से आएगा। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो ये आपने 9, 10 में भी किया है, 11, 12 में भी किया है, और आपके इसमें भी है। तो ये आपका आराम से आप इसको अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। देन यू हैव टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद द व्यू पॉइंट आगे के टर्म्स के लिए, मतलब कि आपके इंटर के लिए और आपके फाइनल के लिए। वाई? बिकॉज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको हेल्प करेगा विथ योर FM, विथ योर SFM और भी सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको करना है। और एक है आपका इक्वेशन वाला चैप्टर्स जो आपका जो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को आप अच्छे से थोड़ा ग्रिप में ले आओ। 25 मार्क्स यहाँ पे आपका कहीं पे नहीं है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स जिसमें आपको लगता है यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। Okay, I hope this helps you.
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी मैं इकोनॉमिक्स फुल ऑन तो नहीं पढ़ाती, बट आई टीच BCK एज यू हैव सीन। तो BCK में BCK इतना ब्यूटिफुल सब्जेक्ट है, आपको उन्होंने लिटरली स्कोर करने के लिए एक ईजी ऑप्शन दिया है विद BCK, राइट। BCK आपके 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है, मेरे नोट्स जितने हैं अगर आपने सिर्फ उतना कर लिया है, आपको ये 40 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। BCK का जो 40 मार्क्स में जो चैप्टर नंबर 6 है वो आप अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर नंबर 3 आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज उसमें आपके बहुत सारे नाम हैं, नाम के मैंने ट्रिक्स बताए हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया है हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर द नेम्स। तो उस तरीके से अगर आप नेम्स और ईयर्स इस तरीके से याद कर लोगे तो आपको हेल्प करेगा। देन यू हैव चैप्टर नंबर 4 जो आपका थोड़ा नया है सिलेबस में, इट इज़ न्यू, लास्ट अटेम्प्ट में काफ़ी सिलेबस चेंज हो गया था, तो चैप्टर नंबर 4 को आप थोड़ा अच्छे से कर लो। तो 40 मार्क्स मेक श्योर करना कि आप कहीं पे इसको इस 40 मार्क्स पे मेन फोकस करना, ताकि इकोनॉमिक्स में अगर थोड़ा यहाँ वहाँ भी होता है तो BCK आपको हेल्प कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? BCK इज़ एक्चुअली अ वेरी ईजी सब्जेक्ट इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली। जो मैंने समझाया है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखोगे, तो आई एम टेलिंग यू, यू कैन स्कोर अमेजिंगली गुड विद BCK, ठीक है। तो BCK आपको इस तरीके से करना है। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई आपके 2 चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये टॉपिक, और एक और टॉपिक है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इन डिफरेंट मार्केट्स, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। इन दोनों टॉपिक में से आपका अराउंड 30-35 मार्क्स आता है, तो मेक श्योर करना कि ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करो। तो स्ट्रैटेजाइज करिए, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करिए, पैनिक होने का टाइम नहीं है, प्लान करो, अपना दिन को प्लान करो। आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्जाम यू हैव 1.5 डे, सोना पीना खाना सब भूल जाओ। इफ़ यू गिव दैट 14 hours a day during your exam, I am telling you, you will pass amazingly well. So do not be lazy in those few days. आपके एग्जाम के टाइम का अभी से लेके एग्जाम तक लेजी नहीं होना है, खाना भी भूल जाओ, सोना भी भूल जाओ, वट एवर लीव एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। अगर आप ये कुछ दिन आपने यूटिलाइज कर लिया अच्छे से एंड यू स्टडी वेल, आई एम टेलिंग यू, you will pass with flying colors. Okay, so guys, all the best and I hope this helped you. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो, एंड मेक श्योर करना कि आप अपने आंसर शीट्स को थोड़ा नीटली प्रेजेंट करो। देखो प्रेजेंटेशन हमेशा मैटर करता है, एवरी टाइम, ओके। तो आंसर्स को कैसे लिखोगे, जैसे आपका ये शीट है तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, राइट, तो उसको आप अंडरलाइन करोगे एंड देन यू विल बी राइटिंग योर आंसर। आप पूरा एक पेपर में आंसर लिखोगे, सपोज नेक्स्ट पेपर के हाफ में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, सो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट मत कर देना। You leave this page and then start a fresh question on a fresh page. Getting my point? I am not talking about the parts. Suppose question number 1 का A है, B है, C है, मैं उसका बात नहीं कर रही हूँ। A B C तो आप लिख सकते हो आराम से, जैसे यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर A, राइट, तो आप A लिखोगे, फिर आपने लाइन ड्रॉ किया, फिर आप आंसर B लिखोगे, फिर आपने लाइन ड्रॉ किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट वेन एवर योर क्वेश्चन नंबर 1 विथ ऑल द पार्ट्स एंड्स, you leave that page and then start on a fresh page with question number 2. Are you getting my point? तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से लिखना, कीवर्ड्स आप मार्क करना, अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स देना, जितना हो सके उतना वर्किंग नोट्स देना, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ग्रेस मार्किंग मिलता है, स्टेप मार्किंग मिलता है, तो आपको हेल्प करेगा। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट टेक इट एज क्लास 12 एग्जाम, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू हैव टू बी as a professional, you have to write your answers as a professional. Okay, so okay guys, thank you so much. I hope this helped you. If not, let me know. If you have any doubts, please comment, or you can also get through me on Telegram, ठीक है, जिसका लिंक दिया हुआ है। And if you liked this class, and please do subscribe my channel and do like this video. Thank you so much everyone. See you in the next class. Bye bye.